वेलकम टू द ब्रांड न्यू सीरीज तथास्तु, जहां हम कर रहे हैं ईडियम्स और ओरिजिन के माध्यम से हम इसको दिमाग में बिठा लेते हैं। तो आज है हमारा डे 2, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला हमारा ईडियम है अ हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो का मतलब होता है अ कंट्रोवर्शियल इशू, यानी ऐसा मुद्दा जो बहुत ज्यादा विवादास्पद हो, जिस पे लड़ाई होने की संभावना बहुत ज्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं? अ हॉट पोटैटो। जैसे कि रिजर्वेशन का टॉपिक है, वो क्या है? कंट्रोवर्शियल इशू है, तो वो क्या है? हॉट पोटैटो। इसका ओरिजिन क्या है? जैसे मान लीजिए अगर आपके हाथ में हॉट पोटैटो होगा, हॉट पोटैटो यानी कि गरम आलू होगा, तो संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो आप जल्दी से क्या करेंगे? किसी और को ही पास करेंगे। तो हॉट पोटैटो का हाथ में, तो उसको संभालना मुश्किल होगा, तो जल्दी छोड़ेंगे, इसलिए वो कैसा विषय हो जाएगा? विवादास्पद हो जाएगा। तो हॉट पोटैटो का मतलब क्या होता है? अ कंट्रोवर्शियल इशू। इसका एग्जांपल देखेंगे हम। रिजर्वेशन टॉपिक इज अ हॉट पोटैटो अमंग स्टूडेंट्स। यानी कि जो रिजर्वेशन का टॉपिक है, आरक्षण का जो टॉपिक है, वो छात्रों के बीच में क्या बना रहता है? हॉट पोटैटो बना रहता है, विवादास्पद मुद्दा बना रहता है। कुछ लोग सपोर्ट में रहते हैं और कुछ लोग उसके विरोध में रहते हैं। इसका दूसरा, आर्टिकल 370 वॉज अ हॉट पोटैटो इन इंडियन पॉलिटिक्स। आर्टिकल 370 जो था, वो हमेशा से इंडियन पॉलिटिक्स में क्या रहा है? एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। खैर, अभी तो ये खत्म हो गया। दैट्स वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स। यानी लेपर्ड जो है वो अपने स्पोर्ट्स चेंज नहीं कर सकता। इस इडियम का मतलब क्या था? वन कैन नॉट चेंज देयर नेचर, यानी स्वभाव नहीं बदल सकते। जैसे आपने हिंदी में ये सुना होगा कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कहने का मतलब जो जिसका बेसिक नेचर है वो नहीं बदल सकते। तो इंग्लिश में इसके लिए क्या? अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स। इसका ओरिजिन क्या है? तो लेपर्ड का जो स्किन होता है उस पर क्या होता है? स्पोर्ट्स होते हैं, और ये स्पोर्ट्स कभी नहीं बदलते, क्योंकि ये स्पोर्ट्स जो है वो क्या है? बाय बर्थ है, और उसका नेचर है, वो प्राइमरी नेचर है एक तरह से। तो इंसान का भी जो प्राइमरी नेचर होता है वो क्या होता है? वो नहीं बदलता है। तो अ लेपर्ड कांट चेंज इस स्पोर्ट का मतलब होता है स्वभाव नहीं बदल सकता। वन कैन नॉट चेंज देयर नेचर। इसका एग्जांपल देखेंगे। डोंट ट्रस्ट हिम, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स। यानी एक मित्र अपने दूसरे मित्र को क्या कह रहा है? इस पे भरोसा मत करो, क्योंकि ये क्या है? लेपर्ड कांट चेंज इस स्पोर्ट्स। कहने का मतलब ये अपना स्वभाव नहीं बदल सकता है। दूसरा, डिक्टेटर सो दैट अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स। कहने का मतलब जो तानाशाह होते हैं वो दर्शाते हैं कि उनका जो बेसिक नेचर है वो कभी नहीं बदल सकता है। चाहे वो कुछ भी कर ले, कैसे भी हो, वो हमेशा क्या करते हैं? अपने प्राइमरी नेचर में ही रहते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम है हमारा अ फायर इन समवन्स बेली। इसका मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एम्बिशन, यानी जिसके अंदर जबरदस्त जुनून हो। जैसा आप सभी के अंदर एकदम जबरदस्त जुनून है इस बार के एग्जाम को क्लियर करने का। तो क्या है? अ फायर इन समवन्स बेली। इसका ओरिजिन क्या है? फायर इनसाइड स्टमच। अगर पेट के अंदर आग लगी, इसका मतलब क्या? वो बहुत ज्यादा जुनून से भरा है कि एकदम अब तो एकदम आग लगा के आ जाएंगे पेपर में, ऐसे जो होता है। तो एनर्जी ड्रिवन है, उसके अंदर एम्बिशन बहुत हाई, स्ट्रॉन्ग एम्बिशन है, जबरदस्त जुनून है। तो अ फायर इन समवन्स बेली का मतलब क्या? जबरदस्त जुनून है। इसका एग्जांपल देखेंगे। सी क्लियर यूपीएससी बिकॉज ऑफ फायर इन हर बेली। यानी उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया, क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, जबरदस्त जुनून था। भगत सिंह हैड अ फायर इन हिज बेली फॉर फ्रीडम। यानी भगत सिंह के अंदर क्या थी? स्वतंत्रता के लिए बहुत ही जबरदस्त जुनून था, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? देश के लिए वे शहीद हो गए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम क्या है? अ जेंटलमैन एट लार्ज। यानी अ जॉबलेस मैन, यानी एक बेकार आदमी, जो निकम्मा आदमी, जिसके पास जॉब नहीं है, उसके लिए ईडीएम क्या है? अ जेंटलमैन एट लार्ज। इसका ओरिजिन क्या है? एट लार्ज का मतलब क्या होता है? फ्री है बिल्कुल। जैसे ये व्यक्ति क्या है? बिल्कुल फ्री है, विदाउट रेस्ट्रिक्शन है, यानी किसी भी काम की जिम्मेदारी से बिल्कुल मुक्त है। तो इसका मतलब क्या है? वो अ जॉबलेस मैन है। तो जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब क्या होता है? जॉबलेस मैन। इसका एग्जांपल, आफ्टर क्विटिंग हिज जॉब ही बिकम अ जेंटलमैन एट लार्ज। यानी जॉब छोड़ने के बाद वो क्या हो गया? बेकार आदमी हो गया, निकम्मा आदमी हो गया। अब हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जांपल। आफ्टर रिटायरमेंट ही रिफ्यूज टू डू एनी पार्ट टाइम वर्क एंड लिव लाइक अ जेंटलमैन एट लार्ज। यानी रिटायरमेंट के बाद उसने नौकरी करने से, पार्ट टाइम वर्क करने से भी मना कर दिया। तो वो कैसे जीता है? बेकार आदमी की तरह, यानी जॉबलेस मैन की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या? अ फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है?
फॉल्स हैप्पीनेस, यानी जो झूठा सुख है, माया है, मतलब खुद ही खुद अपने दिमाग में बनाया जा रहा है कि वाह एक ऐसी दुनिया होगी जहां सब खुश होंगे। बट इंडिया में और बाकी कंट्रीज जिस हिसाब से आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इंसान जो का जो प्राइमरी नेचर है वैसे लग तो नहीं रहा है कि कभी खुशी मिलेगी सभी को। तो ये क्या है? अ फूल्स पैराडाइज है। फूल्स पैराडाइज का मतलब फॉल्स हैप्पीनेस, जिसमें हम सपने में ही सारी चीजें बना रहे। तो ये इसका इडियम का ओरिजिनेशन क्या है? तो शेक्सपियर जो थे वो फुलिश पीपल इमेजिन पैराडाइज, यानी वो कहते थे कि जो फुलिश पीपल होते हैं वही सिर्फ स्वर्ग का इमेजिन करते थे। तो फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या? फॉल्स जॉय, यानी अपने दिमाग के अंदर ही बनाया जा रहा है कि वाह कल मेरी क्रश आएगी मुझसे मिलने, बट वो तो क्रश आ ही नहीं रही है। तो फूल्स पैराडाइज का मतलब फॉल्स हैप्पीनेस। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्या है? एक फूल्स पैराडाइज है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका एग्जांपल देखेंगे, स्टूडेंट्स रिलाइंग ओनली ऑन लक लिव इन फूल्स पैराडाइज, यानी ऐसे छात्र जो अपने लक के भरोसे हैं सिर्फ कि अरे कोई बात नहीं, लक पे है ना, हम लोग बढ़िया से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो एक्चुअली में वो क्या कर रहे हैं? फूल्स पैराडाइज, यानी कि झूठा सुख की कामना कर रहे हैं जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल, हिटलर लिव्ड इन फूल्स पैराडाइज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू में हिटलर जो था क्या था? वो झूठा सुख की कामना कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो क्या हो जाएगा, वो युद्ध जीत जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम बढ़ते हैं अपन अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है इन एक्सपीरियंस पर्सन, यानी ऐसा व्यक्ति जो अनुभवहीन हो, जो नया हो, एकदम नया नया स्टार्टिंग कर रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? अ ग्रीन हॉर्न। इसका ओरिजिनेशन क्या है? ग्रीन का मतलब क्या होता है? न्यू। जैसे इस जानवर का जो सींग आ रहा है वो क्या? नया नया अभी। तो ग्रीन का मतलब न्यू और हॉर्न का मतलब अभी नया जानवर है। इन एक्सपीरियंस है यानी कि अनुभवहीन है। तो अगर किसी पर्सन के लिए भी यूज हो रहा ग्रीन हॉर्न, तो इसका मतलब क्या है? कि उसके पास अनुभव नहीं है, इन एक्सपीरियंस्ड है। इसका एग्जांपल देखते हैं, ही इज अ ग्रीन हॉर्न इन दिस फील्ड, यानी वो इस फील्ड में क्या है? एक ग्रीन हॉर्न है, यानी अनुभवहीन है। न्यू एमपीज आर ग्रीन हॉर्न्स इन पार्लियामेंट। जो नए एमपीज होते हैं वो पार्लियामेंट में क्या होते हैं? अनुभवहीन होते हैं, इन एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या है? अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी अनजान विजेता, यानी एक ऐसा रेस हो रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि यही चारों जीतेंगी, और एक बेकार सा प्लेयर है जो ऐसी खेल रहा है, बट तुम्हें लगा कि वो अचानक से क्या होगा, वो जीत गया। तो क्या? और डार्क हॉर्स है। जैसे 1983 के वर्ल्ड कप में किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इंडिया वो वर्ल्ड कप जीतेगी, और वो भी फाइनल में जाकर के वेस्ट इंडीज को हरा के, जिसमें इतने बड़े बड़े प्लेयर थे। तो वो क्या था उस समय? अ डार्क हॉर्स था, यानी अनजान विजेता, अनएक्सपेक्टेड विनर था। यहाँ तक कि उस समय इंडिया के जो प्लेयर्स थे उन लोगों ने अपने कैंटीन में या जो अपने एरिया में शैंपेन नहीं रखा था उड़ाने के लिए। वो जब जीते तो वेस्ट इंडीज वाला लेकर के आके उड़ा रहे थे, क्योंकि उनको खुद ही भरोसा नहीं था कि वो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। अब इसका ओरिजिनेशन क्या है? जब कोई घोड़े का रेस होता है, और अगर कोई घोड़ा ऐसा घोड़ा जिसपे चांसेस ही नहीं है कि वो जीत जाए, और वो जीत जाता, तो उसे हम क्या कहते हैं? अ डार्क हॉर्स। तो अनएक्सपेक्टेड विनर का क्या मतलब होता है? अ डार्क हॉर्स, यानी कि अनएक्सपेक्टेड विनर। इसका एग्जांपल देखते हैं, रवि वाज अ डार्क हॉर्स इन एसएससी एग्जाम, यानी रवि जो था वो एक अनजान विजेता बन गया एसएससी एग्जाम में। वो चुपचाप से रात को मेहनत करता, और किसी को उम्मीद नहीं था कि वो एसएससी का एग्जाम क्लियर करेगा, बट उसने एग्जाम क्लियर कर लिया। दूसरा एग्जांपल, आम आदमी पार्टी वाज अ डार्क हॉर्स इन दिल्ली पॉलिटिक्स, यानी जैसे 2014 के इलेक्शन में जब आम आदमी पार्टी न्यू नहीं आई थी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इलेक्शन हुआ था, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि आम आदमी पार्टी इतनी मेजोरिटी में जीतेगी, बट आम आदमी पार्टी क्या साबित हुई? डार्क हॉर्स, यानी कि अनजान विजेता के रूप में साबित हुई। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या है? अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी वीक और पावरलेस मैन जो होता है, यानी जो कमजोर इंसान है, उसके लिए क्या इडियम है? अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। इसका ओरिजिनेशन बहुत सिंपल है। जैसे आपने गांव में ऐसा देखा होगा, भूसे वाला जो आदमी बनाया जाता है, तो भूसे का ये जो स्ट्रॉ है उससे ये आदमी बनाया गया। तो क्या ये आदमी बहुत मजबूत है? नहीं, ये हॉलो है, पावरलेस है। तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? कमजोर इंसान, यानी कि पावरलेस मैन। इसका एग्जाम्पल, ही प्रूव्ड टू बी अ मैन ऑफ स्ट्रॉ इन क्राइसिस, यानी क्राइसिस यानी कि दुविधा के समय में उसने प्रूव कर दिया कि वो क्या है? एक कमजोर व्यक्ति है, वो तुरंत धुन दबा के भाग जाता है।
दूसरा एग्जाम्पल, वीक किंग्स इन हिस्ट्री वर मैन ऑफ स्ट्रो, यानी हिस्ट्री में, इतिहास में जो कमजोर राजा थे वो कैसे साबित हुए, कमजोर इंसान के रूप में साबित हुए, यानी मैन ऑफ स्ट्रो साबित हुए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा, अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब होता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम, यानी मुश्किल समस्या के लिए इडियम क्या, अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका ओरिजिन क्या है, हार्ड वॉलनट, नट से क्या है वॉलनट, वॉलनट यानी कि जो अखरोट होता है, इसको तोड़ना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो ये कैसी समस्या है, कठिन समस्या है। तो अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इसका एग्जांपल, ट्रिगोनोमेट्री इज अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर मैनी, यानी त्रिकोणमिति, यानी जो ट्रिगोनोमेट्री होता है साइन थीटा कॉस थीटा वाला, वो बहुत सारे लोगों के लिए क्या मुश्किल समस्या है, वो क्रैक नहीं कर पाते। इफ यू वांट आई विल ब्रिंग द इजी ट्रिक्स फॉर आल्सो दैट, है दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कश्मीर इशू इज अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कश्मीर का जो इशू इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो क्या एक मुश्किल समस्या, उसको हल करना बहुत ही मुश्किल है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है हमारा, अ निडल इन अ हेस्टेक। इसका मतलब क्या था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड, यानी घास की ढेर में सुई ढूंढना, यानी ऐसा काम जो इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट, उसके लिए क्या इडियम है, अ निडल इन अ हेस्टेक। तो हेस्टेक का मतलब क्या होता है, भूसा का ढेर। अगर उसके अंदर एक सुई खो जाए तो सोचिए उसको खोज पाना कितना है, लगभग असंभव है। तो अ निडल इन अ हेस्टेक का मतलब ऐसा काम जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसका एग्जांपल, फाइंडिंग वन पेज इन दिस पाइल इज लाइक निडल इन अ हेस्टेक, यानी बहुत बड़े कागजों के गोदाम में एक ऐसा पेपर ढूंढना जो आपके बहुत जरूरी काम का, उसको कैसे ढूंढने के बराबर है, घास के ढेर में सुई के बराबर है। कहने का मतलब लगभग इम्पॉसिबल है। लोकेटिंग ओसामा वाज निडल इन हेस्टेक फॉर यूएसए, यानी यूएसए के लिए ओसामा को लोकेट करना लगभग असंभव था, घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। अगले पर जाने से पहले अहम रिक्वेस्ट, ये सारी पीडीएफ और वीडियो को मैं खुद ही लेट नाइट तक जग के बनाता हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बिकॉज ये सारे काम मैं अपने फ़ोन पर ही करता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा स्लो है। इस वीडियो को एक्सपोर्ट होने में 2.5 घंटे लगते हैं। सो इफ़ यू कैन डू एनीथिंग फॉर दिस, डू दिस, एंड एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या है, अक्वर्डफिश। अक्वर्डफिश का मतलब होता है ऑड पर्सन, यानी जो एकदम अजीब इंसान हो, उसी के लिए क्या है, अक्विरफिश। इसका ओरिजिन क्या है, ब्रिटिश स्लैंग के अंदर क्विर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज, और फिश किसके लिए यूज किया जाता है, पर्सन। क्विर का मतलब ही होता है स्ट्रेंज, यानी कि अजीब। तो जैसा कि ये मछली क्या बहुत अजीब है, क्विर फिश है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्विर फिश का मतलब अजीब इंसान। ध्यान है, फिश नहीं होता है, अजीब इंसान होता है, ऑड पर्सन होता है। इसका एग्जाम्पल, ही इज अ क्विर फिश हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी वो एक अजीब इंसान है, उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। सम रूलर्स इन हिस्ट्री वर क्विर फिश, यानी इतिहास में जो बहुत सारे रूलर्स हैं वो क्या है, क्विर फिश है, यानी अजीब इंसान है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है और रेड लेटर डे। और रेड लेटर डे का मतलब होता है इंपॉर्टेंट एंड मेमोरेबल डे, यानी जो महत्वपूर्ण दिन होता है, उसके लिए हम क्या इडियम यूज करते हैं, अ रेड लेटर डे। इसका ओरिजिनेशन क्या है, पुराने जमाने में जो रेड, जो इंपॉर्टेंट डे होता था, उसको किस कलर से मार्क करते थे, रेड से। तो ओल्ड कैलेंडर में इंपॉर्टेंट डेज को हम कैसे मार्क करते थे, रेड से। इसीलिए रेड लेटर डे का मतलब क्या, मेमोरेबल डे या इंपॉर्टेंट डे। इसका एग्जांपल, 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन इंडिया, यानी भारत में लाल लेटर डे, लाल लेटर डे का मतलब महत्वपूर्ण दिन कौन सा है, 15 अगस्त है। क्यों है, क्योंकि इस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। दूसरा एग्जांपल, क्लियरिंग एसएससी विल बी अ रेड लेटर डे फॉर मी, अगर आप सभी क्लियर करेंगे तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, और आप लोगों के लिए भी क्या हो जाएगा, मेमोरेबल और इंपॉर्टेंट डे होगा, और रेड लेटर डे होगा। एसएससी नहीं, कोई सा भी एग्जाम क्लियर करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है अ स्टॉर्म इन अ टी कप। इसका मतलब होता है एक्सजरेटिंग स्मॉल इश्यूज, यानी छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, उसके लिए इडियम क्या, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। जैसा कि आपकी महिला मित्र करती हैं, वो छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती है, यानी कि अ स्टॉर्म इन अ टी कप। इसका ओरिजिन क्या है,
स्मॉल स्टॉर्म इनसाइड टी कप, यानी अगर चाय के अंदर, चाय की पहले कितनी छोटी होती है, इसके अंदर तूफान आ जाए तो इसका मतलब क्या है, छोटी सी बात का बतंगड़ बना दी, इतना बड़ा शोर कर दिया। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, देयर फाइट वॉज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी उनके बीच में लड़ाई क्यों हुई, एक छोटी सी बात को लेकर के हुई और इतना बड़ा बना दिए, यानी बात का बतंगड़ बना दिए। दूसरा एग्जाम्पल, सम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज आर स्टॉर्म इन अ टी कप, कुछ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज जो होती है वो क्या होती है, छोटी बात का बतंगड़ होती है, यानी छोटी छोटी बातों पे इतना बढ़ा चढ़ा के लड़ाई करते रहते हैं, बेफालतू का केओस क्रिएट करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम है हमारा अ वेट ब्लैंकेट। अ वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु स्पॉइल्स फन, यानी ऐसा व्यक्ति जो मजा खराब कर देता है, मजा नहीं आया तो वो क्या, अ वेट ब्लैंकेट है। और वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, पर्सन हु स्पॉइल्स फन। इसका ओरिजिन क्या है, जैसे आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए क्या सलाह दिया जाता है, एक गीले कंबल को उसके ऊपर डाल दो, इससे वो जो आग है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो वेट ब्लैंकेट किल्स फायर, यानी मजा को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। तो हमारे अंदर मजा यानी आग है, हम क्या बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बट एक ऐसा आदमी आया उसने क्या कर दिया, ज्ञान की बातें देने लगा, जिससे हमारा मूड खराब हो गया। तो वो कैसा काम कर रहा, अ वेट ब्लैंकेट का काम कर रहा। इसका एग्जाम्पल, डोंट बी अ वेट ब्लैंकेट ड्यूरिंग फेस्ट, यानी फेस्ट के दौरान, फेस्ट क्या होता है, जब एनुअल फेस्ट होता है कॉलेज के अंदर, मतलब फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, उसमें सिंगर विंगर आते हैं, डांस वांस करते हैं। तो फेस्ट के दौरान आपको एक वेट ब्लैंकेट की तरह नहीं होना है, ऐसा नहीं जो मजा खराब कर दे, आप वहीं पे ज्ञान देने लगे, ऐसा नहीं करना। आपको भी क्या करना है, एंजॉय करना है। क्रिटिक्स एक्टेड एज वेट ब्लैंकेट्स ड्यूरिंग रिफॉर्म्स, यानी रिफॉर्म्स के दौरान जो क्रिटिक्स होते हैं, क्रिटिक्स यानी उसको एनालाइज करते हैं, उसके बारे में नेगेटिव चीजें बताते हैं, वो मजा किरकिरा करने का काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारे रिफॉर्म्स जो होते हैं बहुत ज्यादा जरूरी थे, जैसे सती प्रथा को खत्म करना एंड मल्टीपल मैरिजेज एज इन हिंदू एक्ट, ये सारी चीजों को खत्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। उस समय भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, टांग अड़ाया था। तो क्रिटिक्स एक्टेड एज वेट ब्लैंकेट्स ड्यूरिंग रिफॉर्म्स। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम क्या है, ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, पजल्ड, यानी उलझन में है, बिल्कुल कन्फ्यूजिया गया है। तो इसके लिए क्या ईडीएम है, ऑल एट सी। इसका ओरिजिन क्या है, जैसा कि आप ये शिप देख रहे हैं, एक समुद्र के अंदर अगर कोई शिप खो जाए तो कंफ्यूजन ही, ये पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे, डायरेक्शन लेस है। तो ऑल एट सी का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज्ड पजल्ड। इसका एग्जांपल, आई वॉज ऑल एट सी इन मैथ एग्जाम, मैथ की परीक्षा में वो क्या थे, मैं मैथ की परीक्षा में कंफ्यूजन में था, उलझन में था, कुछ समझ नहीं आता। नेहरू वॉज ऑल एट सी ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के शुरुआती सालों में नेहरू जो थे वो क्या थे, पूरी तरीके से उलझन में थे, कंफ्यूजन में थे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम है हमारा अवॉल्व इन शिप्स क्लोथिंग। अवॉल्व इन शिप्स क्लोथिंग का मतलब होता है डेंजरस पर्सन डिस्कस्ड एज गुड, यानी एक ऐसा आदमी जो बाहर से अच्छा दिख रहा है लेकिन भीतर से बहुत बुरा है। बाहर से तो एकदम चंगा है लेकिन अंदर से क्या है, बहुत ही गुंडे सा है, एकदम डेंजरस है, खतरनाक है। उसके लिए हम क्या ईडीएम यूज करते हैं, अवॉल्व इन शिप्स क्लोथिंग। इसका ओरिजिन क्या है, जैसे ये क्या है, एक भेड़िया है और इसके ऊपर किसका कपड़ा है, भेड़ का कपड़ा है। तो कोई इंसान जो है वो जाएगा इसके पास, उसे तो ये लगेगा कि ये क्या है, भेड़ है, लेकिन पास जाके पता चलेगा कि ये भेड़ नहीं, भेड़िया है। तो ये क्या है, धोखेबाज व्यक्ति, यानी भीतर से बुरा है। इसका एग्जाम्पल, दैट मैन लुक्स काइंड बट इज अवॉल्व इन शिप्स क्लोथिंग, यानी वो आदमी जो है वो दयालु दिखता तो है लेकिन वो क्या है, अंदर से बहुत बुरा है, अवॉल्व इन शिप्स क्लोथिंग है, यानी कि वो दिखावा कर रहा है बस। दूसरा एग्जाम्पल, कॉलोनियल रूलर्स वर वॉल्स इन शिप्स क्लोथिंग, यानी कॉलोनियल दौरान जब अंग्रेज लोग इंडिया में शासन कर रहे थे तो वो लोग कैसे थे, वॉल्स इन शिप्स क्लोथिंग। वो कहते तो थे कि हम तुम्हें जीना सिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट उन लोगों ने इंडिया के साथ भेड़िए की तरफ बर्ताव किया और वो क्या कहते थे कि हम भेड़ है। दैट इज रियली वेरी हार्मफुल फॉर इंडिया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम है आफ्टर वंस ऑन हर्ट, यानी इसका मतलब होता है समन हु शेयर्स योर टेस्ट और प्रेफरेंस, यानी जो एकदम दिल के जैसा, उसी का पसंद हो, मन का साथी है। यानी जैसा आप लोग चाह रहे थे कि ईडीएम की क्लास शुरू, और मैंने शुरू कर दिया, तो हम दोनों के शेयर्स क्या है, टेस्ट जो मैचिंग मैचिंग है, सेम पिंच है। तो आफ्टर वंस ऑन हर्ट का मतलब क्या, सेम पसंद, दिल के जैसा हो।
तो इसका ओरिजिन क्या है? तो बाइबल के अंदर एक फ्रेज है, लाइक माइंडेड के लिए क्या यूज होता है? वंस हर्ट, यानी कि किसी के दिल के जैसा है, दिल से दिल मिल रहा है, तो क्या सेम मैचिंग वाला। तो आफ्टर वंस हर्ट का मतलब क्या? दिल के जैसा, मन का साथी। जैसा कि ये सारे लोग क्या आफ्टर वंस हर्ट है, यानी कि दिल के साथी है, एक दूसरे के साथ एक ही जैसे रहते हैं। एग्जाम्पल, ही इज ट्रूली अ मैन आफ्टर माई ओन हर्ट, ही लव्स उर्दू पोएट्री एज आई डू। वो व्यक्ति जो है वो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, क्योंकि मुझे भी उर्दू पोएट्री पसंद है और उसे भी उर्दू पोएट्री पसंद है। दूसरा एग्जाम्पल, महाराणा प्रताप वॉज अ लीडर आफ्टर द पीपल्स ऑन हर्ट, बिलव्ड बाई हिज सब्जेक्ट। महाराणा प्रताप जो थे वो क्या थे? लोगों के जैसे एक नेता थे, जो लोगों की तरह ही जीवन को देखते थे और उनके ही जैसे जीने की इच्छा रखते थे और लोगों की सहायता करते थे। तो वो क्या थे? पीपल्स ऑन हर्ट। तो वंस ऑन हर्ट का मतलब क्या? दिल के जैसा, मैचिंग मैचिंग, सेम सेम। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है एट अ स्नेल्स पेस। इसका मतलब था वेरी स्लोली, यानी जो धीरे 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 कोई काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? एट अ स्नेल्स पेस। इसका ओरिजिन क्या है? स्नेल मूव्स वेरी स्लोली। जो स्नेल होता है, घोंगा होता है, वो क्या होता है? बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चलता है। तो वहां से इसका ओरिजिनेशन है क्या है? एट अ स्नेल्स पेस। इसका एग्जांपल, मेट्रो वर्क इज गोइंग एट अ स्नेल्स पेस। तो मेट्रो वर्क जो है वो क्या? बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है। या फिर मेट्रो वर्क की जगह आप ये भी लिख सकते हैं बुलेट ट्रेन। हमने बहुत पहले सुना था कि 2025 में क्या हो जाएगा? बुलेट ट्रेन का इनॉग्रेशन हो जाएगा, बट अब तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ। तो बुलेट ट्रेन वर्क इज गोइंग एट अ स्नेल स्पेस। दूसरा एग्जांपल, जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया मूव एट स्नेल स्पेस। यानी जो जुडिशियल रिफॉर्म्स है, जो न्याय में सुधार की आवश्यकता है, वो कितने बहुत ही धीरे 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 स्पीड पे चल रही है इंडिया में। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम है एप्पल्स ऑफ वंस आई। एप्पल्स ऑफ वंस आई का मतलब होता है मोस्ट प्रेशियस लव्ड पर्सन, यानी जो आंखों का तारा है, जो सबसे प्यारा है। जैसे कि मैं तुम्हारा हूं, तो एप्पल्स ऑफ वंस आई यानी कि आंखों का तारा बहुत प्यारा। इसका ओरिजिन देखते हैं। आई एप्पल, ये जो आई के अंदर ये जो प्यूपल होता है, क्या होता है? प्यूपल, यानी जहां से लाइट एंटर करती है। हमें कोई भी वस्तु क्यों दिखाई देती है? क्योंकि लाइट प्यूपल से अंदर एंटर करती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आई एप्पल का मतलब क्या होता है? आंख का जो एप्पल होता है वो क्या होता है? प्यूपल होता है, और वो सबसे ज्यादा प्रिय होता है। तो आंखों का तारा बहुत प्यारा, यानी एप्पल्स ऑफ वंस आई। एप्पल्स ऑफ वंस आई का मतलब, एप्पल क्या होता है? आई का पुतली होती है, यानी कि ये वाला जो होता है। जैसे आपने भोजपुरी में या फिर हिंदी में भी कहावतें सुनी होगी, आंखों का पुतरी है वो। पुतरी कहने का मतलब क्या है? वो बहुत ज्यादा प्यारा है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सी इज द एप्पल ऑफ हर्स मदर्स आई। यानी वो अपनी मम्मी की क्या है? बहुत ही ज्यादा प्यारी है। मम्मी जो है उसको बहुत ज्यादा प्यार करती है। दूसरा एग्जाम्पल, कश्मीर इज एप्पल्स ऑफ इंडियाज आई। तो भारत के लिए सबसे प्यारा क्या है? कश्मीर है। वैसे सभी राज्य है, बट ये एग्जाम्पल था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या है? एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब होता है कंप्लीटली कंफ्यूज या हेल्पलेस। बिल्कुल ही हताश है, उलझन में, जिसके पास कोई भी मतलब संभावना ही नहीं लग रही है कि कोई उसकी हेल्प करेगा। तो एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है हेल्पलेस, कंफ्यूज्ड। ओरिजिन क्या है? विट का मतलब होता है बुद्धि, और विट एंड्स का मतलब नो सॉल्यूशन। यानी जहां बुद्धि भी कोई हेल्प नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? हेल्पलेस। जैसा कि इस व्यक्ति के पास क्या है? ये हेल्पलेस है बिल्कुल, यानी कि एट वंस विट्स एंड। इसका एग्जांपल, आई वाज एट माय विट्स एंड ड्यूरिंग मैथ एग्जाम। मैथ के एग्जाम के दौरान क्या था? मैं बिल्कुल ही हताश था। वैसे ये गलत है। मैथ इज माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड आई गोना किल दैट एग्जाम। एग्जाम्पल नंबर 2, लीडर्स वर एट देयर विट्स एंड ड्यूरिंग बंगाल फेमाइन। यानी जो लीडर्स थे, जो नेता थे, बंगाल में जब अकाल पड़ा था, फेमाइन का मतलब क्या होता है? अकाल। तब वो बिल्कुल ही उलझन में थे, बिल्कुल ही हेल्पलेस फील कर रहे थे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम खत्म। तो अब हमारे पास 3 शानदार क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा और तीसरा क्वेश्चन आप खुद बताएंगे कमेंट के अंदर। कमेंट में दे करके जाना, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या है? द ईडीएम अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स मीन्स। यानी इस ईडीएम का मतलब क्या है कि अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट। तो हमने इसको कैसे याद किया था? इसका ओरिजिनेशन क्या है कि जैसे लेपर्ड जो होता है वो अपने स्पोर्ट्स चेंज नहीं कर सकता, यानी जो उस पे दाग है,
जो स्पॉट्स है वो चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपना प्राइमरी नेचर को चेंज नहीं कर सकता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, अ पर्सन कैन नॉट चेंज देयर ट्रू नेचर, यानी अपने बेसिक नेचर को वो नहीं बदल सकता। दूसरा, इफ अ प्रोजेक्ट इज मूविंग एट अ स्नेल स्पेस, इसका मतलब क्या है? स्नेल स्पेस का मतलब क्या होता है? स्नेल जो होता है वो बहुत धीरे चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोग्रेसिंग वेरी स्लोली। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप खुद देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।